नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दायित्वों के लिए सीएम धामी का खुला पिटारा। 18 और नेताओं को सरकार में बनाया गया दर्जाधारी मंत्री। कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज। रुद्रपुर में उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का जोरदार स्वागत। मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर जताया आभार। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पीएम मोदी का किया धन्यवाद। बर्ड सेंचुरी पंगूट में रास्ता बंद करने के मामले में हाईकोर्ट से फटकार। डीएफओ को मार्ग खोलकर रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश। जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। हरिद्वार में आज अष्टमी पर आस्था का माहौल। मंदिर और घाट श्रद्धालुओं से हुए गुलजार। कन्याओं को भोजन करा के दिए उपहार। हर की पैड़ी पर विशेष पूजा अर्चना। और चारधाम यात्रा को लेकर पार्किंग की समुचित व्यवस्था। नोडल अधिकारी राजीव स्वरूप ने दी जानकारी। गांव और छोटे छोटे कस्बों में भी होगी सुविधा। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दायित्वधारियों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में 18 पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने जिन नेताओं को दायित्व सौंपे वो सभी अनुभवी हैं। उनके नेतृत्व में विभागों में कार्यों में तेजी आएगी और प्रशासनिक कामकाज में भी सुधार होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाज में कई दशकों से काम करने वाले ऐसे अनुभवी नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी सौंपी है, जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए बहुत लंबा अनुभव संजोए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इनको जिम्मेदारी देने से जहां एक और समाज की समस्याओं का समाधान करने में भी आसानी रहेगी, वहीं जिन जिन विभागों की जिम्मेदारी उनको मिली है उन विभागों के काम भी बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। और ये जो सूची जारी हुई है, 20 लोगों की पहले जारी हुई है, 18 लोगों की ये दोबारा जारी हुई है। ये सभी 38 लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, समाज के प्रति बहुत ही समर्पित हैं, निष्ठावान हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर विभिन्न आयोगों, प्राधिकरणों, परिषदों और समितियों में दायित्व वितरण का काम जारी रखा है। भाजपा नेता सुभाष बड़थ्याल को राज्य निर्माण आंदोलनकारी समान परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। सुभाष आज पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं ने फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो भी कार्यकर्ता दायित्व लेता है वो समाज हित और देश हित के लिए काम करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें दायित्व सौंपे वो उस पर खरा उतरने पर पूरे तरीके से प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि इस देश के जो भी हमारा कार्यकर्ता दायित्व जो है सरकार में लेता है, वह समाज का हित करता है, वह प्रदेश का हित करता है, देश का हित करता है। और जो यहाँ पर जिम्मेदारी मिलती है वो सत्ता नहीं बल्कि जो है एक तरह की जिम्मेदारी ही होती है, और उसका निर्वहन जो है प्राण प्रण से जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करता है। और हम भी दल की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
रुद्रपुर में भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने वक्फ संशोधन विधेयक संसद में दोनों सदनों में पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी पार्टी कार्यालय पहुंची थी। उन्होंने भाजपा के समर्थन में खूब नारेबाजी की और केंद्र सरकार का वक्फ संशोधन विधेयक पास कराने पर आभार जताया है। वक्फ का मतलब होता है मुस्लिम समुदायों द्वारा समय समय में दान की हुई भूमि या कोई भी वस्तु, वो दान करते हुए समाज में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़े, इसलिए वो प्रॉपर्टी वो होती है। लेकिन वर्तमान के जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जो उसका देखभाल की जा रही थी, वो कहीं गरीबी के लिए स्कूल नहीं बनाने का था, ना हॉस्पिटल खोलने का, ना बेवाओं को रक्षा देने का था। इमामों को तनख्वाह देती है तो सरकार देती है, हज में बैठती है तो सरकार भेजती है। जिनका काम मुसलमानों के अंदर से गरीबी को निकालना था, वो नहीं कर पाए। इसका उदाहरण सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जो कांग्रेस ने बनाई थी, कांग्रेस के द्वारा आई थी कि इस देश में सबसे ज्यादा बुरी हालत है तो मुसलमानों की है। इतना बड़ा वक्फ होते हुए, बोर्ड होते हुए, इतनी भूमि होते हुए, तो आज तकलीफ उनको हो रही है जो या तो इसको वोट बैंक समझते हैं या वक्फ के द्वारा बेचकर उसकी भूमि को दुरुपयोग कर रहे हैं, मॉल्स बना लिए हैं, रिसोर्ट बना लिए हैं। ये मुस्लिमों के विरुद्ध नहीं, मुस्लिमों का अब तक का सबसे बड़ा सुधार है कि वक्फ यानी दान की भूमि के आधार पर जो एक तुष्टीकरण के आधार पर एक बहुत बड़े कॉकस के द्वारा इतनी बड़ी संपत्तियों का अर्जन किया गया और उन संपत्तियों के अर्जन में गैर कानूनी संपत्तियों का अर्जन किया गया, चाहे किसी की निजी संपत्ति है या सरकारी है या गांव की है। केवल वक्फ ये घोषित कर दे ये संपत्ति हमारी है और उस आधार पर वक्फ की संपत्ति हो जाए। जो सबसे बड़ी बात है, वक्फ की जो घोषणा है, वक्फ के आदेश के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। ये कैसा न्याय है कि भारत में न्यायालय के प्रति सबका सम्मान है और उसके बावजूद वक्फ के निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। बर्ड सेंचुरी पंगूट में बूढ़ पंगूट के लोगों का ब्रिटिश कालीन रास्ता बंद करने के मामले में हाईकोर्ट ने डीएफओ को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि ग्रामवासियों का रास्ता खोलकर रिपोर्ट पेश करें। बूढ़ पंगूट निवासी भावना और प्रेमलता बुधला कोटी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वन विभाग ने बर्ड सेंचुरी के नाम पर उनका ब्रिटिशकालीन आम रास्ता बंद कर दिया। ये पगडंडी है और बाद में या बर्ड सेंचुरी ये घोषित हुआ। याचियों ने कहा कि वन विभाग ने एक बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए ये निर्णय लिया है। बिल्डर ने वन विभाग की भूमि पर अवैध रोड का निर्माण तक कर लिया है। इधर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने ऋषिकेश के भनियावाला में बनाए जा रहे 4 लेन की जद में आ रहे करीब 3400 पेड़ों के काटने पर रोक जारी रखी है। कोर्ट ने 5 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। देहरादून निवासी रीनूपाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश भानियावाला के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए 3000 से अधिक पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया। ये मार्ग एलिपैड कॉरिडोर के मध्य है। राज्य के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जयराज को याचिका में पक्षकार बनाया गया और उन्होंने इन पेड़ों के कटान को हाथी कॉरिडोर के लिए नुकसानदेह बताया है। कोर्ट ने उनसे इस मामले में सुझाव मांगे हैं। उत्तरकाशी के उपला टकनौर के 8 गांव में सेब के पेड़ों पर काश्तकार फ्लोरिंग आने से पहले पेड़ों को सजाने संवारने
का काम जोरों पर चल रहा है। काश्तकारों की मांग है कि विभाग की ओर से सभी प्रकार की दवाइयां उन्हें समय पर उपलब्ध हो जाएं तो आने वाले समय में सेब की पैदावार ठीक मानी जाएगी। मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर DK तिवारी ने कहा कि हर्षिल में उद्यान विभाग के केंद्र है जहां 10,000 लीटर टी स्प्रे ऑयल भेजा गया है। कीटनाशक कवकनाशी माइटीसाइड केंद्र के मांग के अनुसार भेज दिया गया है। हमारे जो हर्षिल में जो उद्यान विभाग है, यहाँ पे दवाई की काफ़ी कमी हो रही। यहाँ जो सेब के बागवानी लोग बहुत परेशान है और यहाँ दवाई नहीं मिल पा रही सही ढंग से। अब लोगों के 10 बैरल पड़ रहे, यहाँ मिल रहे 2 बैरल, उससे होगा कुछ? हम यहाँ पे हर साल सेब की खपत हो रही है और यहाँ पे हम उद्यान विभाग में आ रखे हैं। यहाँ पे दवाई की खपत कम है और लोग ये जो उद्यान विभाग के कर्मचारी हैं वो हमको सीमित दवाई दे रहे हैं और हर साल यहाँ ये सेब की खपत ज़्यादा हो रही है। इसलिए हम ये सरकार से या उद्यान विभाग से ये वो करते हैं कि दवाई को ज़्यादा वो किसानों को वो ज़्यादा वो करे। आजकल बहुत सारे क्षेत्रों में सेब में फूल आ चुके हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में अभी फूल आने हैं। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ भी फूल नहीं आया है, लेकिन नीचे वाले क्षेत्र, नीचे किसे बोलेंगे, जो 4,000 से लेकर के लगभग 6,500 फुट तक की हाइट वाली जो सेब है उसमें फूल आ गया है। और वहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने TSO या HMO और साथ साथ डोडीन आदि का स्प्रे कर लिया होगा। जो भी नौनी विश्वविद्यालय द्वारा शेड्यूल बताया गया है सेब से संबंधित, उसका पालन करें ताकि उनको उच्च गुणवत्ता का और अधिक से अधिक सेब का उत्पादन मिल सके। चारधाम यात्रा के आगाज से पहले हरिद्वार में कुछ ढाबों और होटलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर कई प्रतिष्ठानों में हिंदू देवी देवताओं के झंडे लगे हुए, लेकिन जब ग्राहक ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो सामने आता है कि इनका संचालन दूसरे समुदाय के लोग कर रहे। सरकार का कहना है कि ऐसे लोगों की जांच की जाएगी और पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। ऐसे सभी संदिग्ध अवस्था में जो भी है उन सबकी जांच हो, वेरिफिकेशन होगा। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की गलत जानकारियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक। रामनगर में करीब 3 दिन पहले मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी इलाके में कुछ नशेड़ी युवकों ने इस क्षेत्र में एक मकान के आगे पेट्रोल डालकर जहां एक ओर आग लगाकर मोहल्ले में दहशत का माहौल बनाया, तो वहीं इन नशेड़ी युवकों ने वहां से गुजर रही सुधा देवी और उसकी नाबालिग किशोरी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास भी किया था। इसके साथ ही इनके द्वारा इस इलाके में रहने वाले विश्व हिंदू परिषद की जिला उपाध्यक्ष कल्पना वर्मा पर भी पेट्रोल डालकर आग लगाने की धमकी दी गई थी। इस घटना के बाद से जहां एक ओर क्षेत्र में हड़कंप मच गया, तो वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। देखिए, इंदिरा नगर में एक इंसिडेंट हुआ था, उसकी तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा 3-7 में अभियोग निगत किया गया था। उक्त घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, हमारे न्यायालय पेश किया गया है। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने आज सेंचुरी पेपर मिल के द्वारा पूर्व में प्रदूषित नाले के लिखित आश्वासन का पालन करने और अन्य संस्था को हस्तांतरित प्रक्रिया को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर लालकुआं उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी ने कहा कि सेंचुरी पेपर मिल के द्वारा पिछले लंबे समय से बिंदुखत्ता की रिहायशी क्षेत्र घोड़ानाला से रासायनिक अपशिष्ट युक्त जल का अवैध रूप से प्रवाह किया जा रहा है। इसके विरोध में पूर्व में जन आंदोलन, आमरण अनशन और नाला रोको जीवन बचाओ जैसे अभियानों के माध्यम से निरंतर संघर्ष किया गया है। आज हमने जो है तहसील लालकुआं में आकर के उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उपजिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है, प्लस जो है उनके माध्यम से सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल लालकुआं और जो ITC कंपनी, जो क्रेता कंपनी है जिसे पेपर मिल को जो है खरीदने का दावा किया जा रहा है, तो उनको और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को और जिलाधिकारी महोदय को जो है हमने एक ज्ञापन सौंपा है। उसका मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि अभी हाल ही में हम आप सभी लोग जान रहे हैं कि सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल ने इसको जो है संभवतः बेच दिया है।
तो हमारा कहना है कि सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल बेचे, कोई खरीदे, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के द्वारा स्थानीय जनता के साथ लिखित में सन 2005 में समझौता किया गया है। उस समझौते को क्रियारूप किए बिना हम नहीं चाहते हैं कि सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल को न कोई खरीदे, न कोई इसको किसी को बेचने का अधिकार है, क्योंकि इसमें जो है द्विपक्षीय वार्ता जो है सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के बीच हमारी स्थानीय जनता की उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के नेतृत्व में 2005 में और 2006 में जो वार्ता हुई है, उन वार्ताओं के अनुरूप पेपर मिल मैनेजमेंट के द्वारा अभी तक जो है कोई कार्य नहीं किया गया है। बेरोजगार संगठन की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनका कहना है कि जो इनके और सेंचुरी के मध्य पूर्व में एक समझौता हुआ था, उसको लेके इनकी आशंका है कि क्योंकि अब सेंचुरी के सेल होने की प्रक्रिया गतिमान होना जो है वो संज्ञान में आया है, उसको लेके इनकी आशंका है कि जो इनके साथ समझौते हुए थे वो आगे फॉलो हो पाएंगे या नहीं। तो इसी संबंध में ज्ञापन है, जिसमें नाले को कवर करने के विषय में और इसके अतिरिक्त जो गंदा पानी बस्तियों में ना जाए, इसके संबंध में एक ज्ञापन है। तो इसमें हम एक बार जांच करा के आगे की कार्रवाई करेंगे। इधर पिरान कलियर में वक्फ बिल से नाराज उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का पुतला फूका गया। साथ ही एक बच्चे को जबरदस्ती टॉयलेट करने के लिए जलते हुए पुतले की ओर धकेला गया, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पिरान कलियर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की विवेचना जारी है। देखिए, वो जो पुतला दहन हुआ उसके बाद जो घटनाक्रम चीजें हुई और एक वीडियो जो वायरल हुआ वो वास्तव में आपत्तिजनक है और अमर्यादित है। उसमें एक बच्चे, आपने देखा होगा उस वीडियो को, अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे को की जान को खतरे में डाल करके वो कृत्य करवाया जा रहा है। तो इमीडिएट जैसे हमारे संज्ञान में आया, हमने लोकल थाने में जो हमारे कालिया थाना वहां बताया, उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ सुसंगत धाराओं में और व्यक्ति की बाकी के प्रिवेंटिव के तौर पर उसको अरेस्ट करके हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पुतला जल रहा है और एक छोटा सा बच्चा जिसको कोई पुश करके उस आग की तरफ धकेल रहा है, तो आपको खुद प्रतीत होगा कि हाँ, ये खुद में अगर वो नॉर्मल बात थी तो आदमी खुद व्यक्ति खुद भी कर सकता था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ के उसको और सेंसिटिव करने के लिए वो कृत्य किया जा रहा है। तो हम उसमें आगे लेकर कार्रवाई। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी राजीव स्वरूप ने यात्रा के दौरान गाड़ियों के पार्किंग स्थलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार श्रद्धालुओं को पार्किंग की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में इस बार पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई। मुनि की रेती से जब श्रद्धालु आगे बढ़ेंगे तो गांव और छोटे छोटे कस्बों में भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। डेडिकेटेड चारधाम यात्रा सेल, उसको हमने यहाँ पे सृजित किया है रेंज कार्यालय में, जिसमें हमारे एक उसके जो हेड जो होंगे वो एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी होंगे और उनके साथ में उनके कोऑर्डिनेशन के लिए इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी होंगे, सब इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी होंगे। बाकी हमारा जो पुलिसकर्मी वर्ग होगा वो यहाँ पे डिप्लॉय रहेंगे और वो जो है वो 24/7 इसमें काम करेंगे। कोई भी समस्या यात्रा से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड या फिर कहीं पे कोई ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पे हम लोगों को रूट को डाइवर्ट करना है, या बारिश में अगर कहीं रोड ब्लॉक है उसके लिए, या फिर यात्रियों की यातायात भीड़ धामों में हो रही है उसके मैनेजमेंट के लिए तत्काल रूप से ये कंट्रोल कमांड सेंटर जो बनाया गया है डेडिकेटेड यात्रा सेल, वो हमेशा काम करता रहेगा। और हरिद्वार में आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर आस्था का खास माहौल देखने को मिला है, जहां श्रद्धालुओं से मंदिर और घाट गुलजार हुए। मंदिरों और आश्रमों और घरों में कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन किया गया है और उन्हें भोजन भी करवाया गया, साथ ही उपहार दिए गए। हर की पैड़ी समेत शहर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भंडारों का आयोजन किया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क रहा। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था मजबूत दिखी है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।